अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी विद के में आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहा हूँ जो राइटर हैं, टीचर हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्नफ़ हैं और इनके से हम बड़ी दिलचस्प आज गुफ्तगू करेंगे। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो CSS एग्ज़ाम्स में क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, जो CSS एग्ज़ाम्स में की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज हम बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी दिलचस्प इनसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हम पूछेंगे, हम सीखेंगे कि एक बच्चा कैसे CSS को क्वालिफ़ाई कर सकता है। आज इन सारी अमूर के ऊपर बड़ी तफसील से बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर खान साहब। सर ये बताइए, वैसे ये कोचिंग सेंटर्स का फिनोमेना क्या CSS क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग सेंटर जाना ज़रूरी है? कोचिंग सेंटर का फ़ायदा सिर्फ उस सूरत में होता है कि जब यूनिवर्सिटीज़ आपकी फेल हो जाती हैं ना लोगों की करियर काउंसलिंग करने में, सर तो फिर कोचिंग सेंटर वाले उससे फ़ायदा उठाते उनकी हैं। चांदी होती हाँ, ये उनकी चांदी हो गई। कोचिंग सेंटर का एक आम आदमी जो कि मास्टर्स करके आता है, उसको नहीं पता CSS में क्या होता है। एक दफ़ा उसको कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, उससे उसकी अवेयरनेस क्रिएट होती है, उसको डायरेक्शन मिलती है, उसको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, उसको ये पता चलता है कि लोग क्या-क्या तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होते हैं। तो उसके लिए कोचिंग सेंटर मेरे ख़्याल के मुताबिक, चाहे लोग इस बात से मुखालफत करें, मेरे नज़दीक जो है वो कोचिंग सेंटर एक अच्छी चीज़ है और लोगों को कोचिंग सेंटर जाना चाहिए जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि बहुत से कोचिंग सेंटर्स में, चूंकि आप खुद नहीं, भी बिल्कुल नहीं। इसका हरगिज़ इसका रियलिटी से मैंने ताल्लुक। आपसे कहा है कि मैं आपके साथ जो गुफ्तगू करूँगा, जी बिल्कुल, वो जी बिल्कुल। गुफ्तगू वो होगी जो रियलिटी बेस्ड होगी। मुझे किताबी बातें ना बेचनी आती हैं और ना किताबी बातें मैं करता हूँ। बिल्कुल ठीक। मैंने आपसे कहा है कि गरीब आदमी के लिए CSS करना बहुत मुश्किल है, जिसने नौकरी भी करनी है, अपना पेट भी पालना है, घर वालों का पेट भी पालना है, उसके लिए ये बहुत मुश्किल है, ये आसान जो नहीं हम है। फिर खबरें सुनते हैं सर कि रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने CSS एक्सेप्शंस कर। आर ऑलवेज देयर। ओके। एक्सेप्शंस और 1-2 केसेस हमेशा इस तरह के वैसे आते ये होते जो हैं। इस तरह बच्ची होती है, क्योंकि आपका तो देखें, वो जो इंटरेक्ट होता है इन बच्चों रिक्शा से। ड्राइवर मैं पढ़ाता हूँ ना, रिक्शा ड्राइवर की बच्ची को भी वो सहूलियात मिली हैं तो उसने किया है। ओके। उसको वो सहूलियात रिक्शा ड्राइवर ना दे, उसको हॉस्टल की फैसिलिटी ना दे, उसको कोचिंग सेंटर की फैसिलिटी ना दे, उसके लिए किताबों नोट्स का बंदोबस्त ना हो, उसके लिए सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी हो, तो सर वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती। रिक्शा ड्राइवर किसी तरह से मैनेज करके ये सारी चीज़ें उसने प्रोवाइड की हैं, तो वो कर सका वो है या कर लोन ले सकी है, अदरवाइज़ वो जो मर्ज़ी करे। ओके। उसने उसको सहूलियात दी हैं तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को क्रैक किया, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी क्रैक करना इतना आसान नहीं होता। फिर इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करना है? इंटरव्यू से पहले एक स्टेज होती है साइकोलॉजिकल एग्जाम की, जी। वो भी आपको जो है वो उसमें क्या क्लियर क्या करना होता है? होता है। मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर नाकाबिले फरामोश वाक़यात बयान करें, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, मुख्तलिफ ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप एक्टिविटीज़ को साइकोलॉजिकल चीज़ें, वो होता है। लेकिन उसके बाद फिर जो इंटरव्यू होता है ना, खुरम इंटरव्यू के अच्छा सर, अंदर ये काइंडली प्लीज, ये साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होता है, हाँ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? और इसमें जो, जैसे आपने ये चंद एक सवाल बताया कि ये तो कोई भी बच्चा फिर रट्टा लगा के चला जाए। नहीं, इसमें इंटेलिजेंस और आपका एप्टीट्यूड, आपका बिहेवियर, लेकिन नफ्सियात के जितने भी टेस्ट होते हैं ना, वो आपके एप्टीट्यूड, आप आपके खुद भी बिहेवियर को क्रिमिनल बताते हैं। यस, साइकोलॉजिस्ट मैं हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी का हूँ। अच्छा, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, जैसे कि जनरल ज़िया साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई थी सर। एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, तो जी जी। साइकोलॉजिस्ट ने लिखा था कि ये माइट बी पॉसिबल कि इसका टिल्ट डिफरेंट हो बाकियों से। और इस तरह से जितने लोगों ने भी मार्शल लॉज लगाए हैं, तो जो साइकोलॉजिस्ट थे उस ज़माने के अंदर जब उनकी इंडक्शन हुई थी, तो कहीं न कहीं से उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उनकी लिस्ट के अंदर इस तरह के इशारे मिलते रहे हैं। सर ये आप बिल्कुल एक नई बात कर रहे हैं और ये तो पूरी केस स्टडी है बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही कि है, ऐसे ही। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, हाँ जी। उनकी उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट की फाइंडिंग्स में क्या लिखा गया? फाइंडिंग्स के अंदर इससे रिलेटेड चीज़ें थी कि इनकी तबीयत के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। ये आप अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे हैं या आपको लगता है कि ये ऐसा मैं होगा? आप समहाउ आप इन्फॉर्मेशन ही समझें इसको, ओके। ठीक है? ओके। इन्फॉर्मेशन ही समझें इसको आप। हमने एक बात छुपाई है बताने के लिए। यस, अक्सर बातें छुपाई जाती हैं बताने के लिए। जी सर। अच्छा। जी। तो आप वो अच्छा, ये उसके टेस्ट बाद की आगे बात जी करें। इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है ना खुरम, इंटरव्यू अक्सर लोग कहते हैं कि शायद ये कोई एग्ज़ाम टाइप चीज़ होती है कि आपको चीज़ें आनी चाहिए। जी जी। इंटरव्यू बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है। अच्छा पैनल होता है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, आपको फुल डिबेट करने का मौका दिया जाता है, गपशप करने का मौका दिया जाता है। उसमें आपका सबसे पहले जो चीज़ नोट की जाती है वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ठीक। दूसरी चीज़ जो नोट की जाती है वो आपकी मेंटल एबिलिटी होती है।
आप मेंटली कितने स्टेबल हैं, ओके। आप प्रेशर को कितना कोप कर सकते हैं, आपकी एंगर मैनेजमेंट किस तरह की है, आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरह की है, किस तरह की सिचुएशन में आप किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल के अंदर भी इंटरप्रेट हो रही होती हैं और इंटरव्यू के अंदर भी ये चीज़ें आपकी शख्सियत के अंदर से जो है रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान भी एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है जो खामोश होकर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता सर मैं यहीं से बात आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन दो वर्ड्स जो आपने सबसे पहले इस्तेमाल किए कि कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है और उसके बाद आपका है। मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। सर लोअर मिडिल क्लास का बच्चा तो उसका तो ना कॉन्फिडेंस होता है ना उसकी मेंटल स्टेबिलिटी होती है, तो गरीब का घर का बच्चा तो फिर रह गया सीएसएस नहीं, इसमें खुरम देखें, दो तीन चीज़ें हैं। आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं सर। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग जो है वो सीएसएस करते थे, क्योंकि जी। उस वक्त एप्टीट्यूड उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। अब सीएसएस कोई इतना उस तरह की चीज़ नहीं रही कि लोअर मिडिल क्लास, अब गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है सीएसएस करना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक कोई साल 1.5 साल पहले इंडिया ने एक फ़िल्म रिलीज़ की। फ़िल्म थी, इट वाज़ अबाउट उनका जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जी जी इंडियन पुलिस सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, जी यानी जी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जी जो जी पुलिस जी के हवाले जी से, वो मैं उसके ऊपर था। 12th फेल फ़िल्म थी। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैंने वो फ़िल्म देखी तो मैंने लोगों से पूछा कि तुम्हारी क्या फाइंडिंग्स हैं उस फ़िल्म को लेके? तो एवरीबॉडी वाज़ सेइंग कि जी रीस्टार्ट, रिफ्रेश, रीस्टार्ट, नाकाम हो फिर रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। मैंने कहा फिर आपने उसको समझा ही नहीं है। एग्जैक्टली। उस फ़िल्म को समझें। उस फ़िल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि एक लड़का जो गरीब होता है, जो नौकरी भी करता है, छोटी से छोटी नौकरी करता है, गंदी सी जगह पे रहता है, किताब नोट्स लेने के पैसे नहीं होते, कहीं बाकायदा कोचिंग नहीं ले जी सकता, जी जी पैसे घर भी भेजने होते हैं। वो 4 साल मुसलसल 4 अटेम्प्ट्स देता है और वो फेल होता है। जी 5वीं अटेम्प्ट जब उसने देनी होती है तो उसको एक बंदा मिलता है जो उसको एक कमरा देता है रहने के लिए, साफ सुथरा माहौल देता है, उसको किताबें नोट्स देता है, उसको कोचिंग सेंटर भेजने के पैसे देता है, और जो पैसे वो अपने घर भेजता था वो पैसे भी उसको देता है कि तुम ये पैसे भी घर भेजो, हम्म, तुमने कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। यानी वो अमीर आदमी की सपोर्ट आ गई। वो बंदे की सपोर्ट आ गई। वो 5-6 महीने उसकी सपोर्ट के ऊपर चलता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ पढ़ता है, वो कामयाब हो जाता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है। लोग ये समझते हैं कि यार ये कितनी इंस्पिरेशनल चीज़ है कि एक बंदा वहाँ से उठा और मेहनत से होगा। उसकी मेहनत के अंदर भी किसी का पैसा इन्वॉल्व था, तो वो सक्सेसफुल हुआ। आज एक किताब खरीदनी हो ना, मेरी क्रिमिनोलॉजी की किताब की कीमत, मेरी क्रिमिनोलॉजी का, आई एम द पायनियर ऑथर ऑफ क्रिमिनोलॉजी बुक इन पाकिस्तान। मेरी क्रिमिनोलॉजी की किताब की कीमत है 1400 रुपये। आप 1400 रुपीज़ की एक किताब खरीदें, जी ठीक है, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए 1400 की किताब अच्छी खासी महंगी किताब अच्छी है। खासी महंगी तो किताब। आपने अगर 12 किताबें खरीदनी है, 15 किताबें खरीदनी है, तो आप उसको काउंट करें। आप कोचिंग सेंटर की फ़ी जो लाख 1.5 लाख रुपए होती है उसको काउंट करें, हॉस्टल की फ़ी को काउंट करें, तो आप बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। लिहाजा गरीब आदमी के लिए तो ये बहुत तो मुश्किल काम पहले है। गरीब आदमी कैसे कर लेता था जो अभी आप पहले इस तरह के ना कोचिंग सेंटर्स थे। ओके, तो इंटरव्यू में सर। हाँ जी, तो इंटरव्यू के अंदर मैंने आपको कहा कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है, फिर मेंटल एबिलिटी आपकी देखी जाती है कि आप कितने मेंटली स्टेबल हैं। गुस्से की सूरत में आप कैसे एक्ट और रिएक्ट करते हैं, क्राइसिस की सूरत में आप किस तरह से जी चीज़ों जी को मैनेज करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस आ जाते हैं, उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे। इंटरव्यू के अंदर जिन सवालों के ऊपर वो आपको मार्क्स देता है ना, वो सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं। ओके कॉन्टेम्परेरी इश्यूज क्रिएट करके आपसे पूछा जाता है कि इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, इसको आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। अगर आपसे वो ये पूछता है ना कि युगांडा की पॉपुलेशन कितनी है, तो इफ़ यू विल से सॉरी, तो ये आपके उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। लेकिन अच्छा। अगर वो आपसे ये पूछता है कि इस्लामाबाद के अंदर सेट इन हो जाता है, हम्म आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपने लोगों को डिस्पर्स करना है, किसी तरह का कोई वेपन इस्तेमाल नहीं करना, इवन जो गैस है वो भी इस्तेमाल नहीं करनी, टीयर गैस भी जी इस्तेमाल जी नहीं करनी, तो किस तरह से करेंगे। वहाँ पे भी अगर आप सॉरी कहेंगे तो फिर वो आपको ज़ीरो क्रेडिट देगा, वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करना है। ओके सही, बिल्कुल सही तो बिल्कुल ये इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक सवाल पूछूं जी आपसे। जी कहते हैं कि ये जो सीएसएस के बच्चे हैं या ये जो लोग सीएसएस क्वालिफाई करते हैं, एक पॉपुलर परसेप्शन है या एक नोशन है कि ये क्रीम ऑफ द क्रीम है, सोसाइटी की क्रीम ऑफ द क्रीम है, ये एक पॉपुलर परसेप्शन है। इस क्रीम ऑफ द क्रीम ने पिछले 76 सालों में डिलीवर तो कुछ भी नहीं किया। बहुत दिलचस्प सवाल है।
पहली बात तो ये है कि ये परसेप्शन गलत है। ओके, ये क्रीम ऑफ क्रीम है, ये परसेप्शन गलत है। ये कहना बंद कर दिया ये जाए। कहना बंद कर दे, अब ये बंद हो जाएगा। उसकी मैं आपको एक दलील देता हूँ, ये सर आपके लिए एक न्यूज़ भी है। सर, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज या शरीफ बहुत ने, बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि CSS क्वालिफाइड जो बिल्कुल सर, साहब हैं या साहिबा हैं वो क्रीम ऑफ द क्रीम नहीं नहीं। है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुने ना सर, आप ये देखें कि अभी रिसेंटली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है। वो कहते हैं कि ये जो CSP केडर है ना, CSS केडर, जी जी। इसके अंदर ना हर साल जो आप 200, 250, 300 बंदा लेते हैं ना, इसकी बजाय आप 100, 125 बंदा लें। ओके, ये जनरल लोग होते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई MA पास है, कोई लॉयर है, कोई कुछ है, और वो जनरल सीट्स के ऊपर आ जाते हैं। जो की पोजीशंस है ना, वो आप एक्सपर्ट्स और टेक्निकल स्टाफ को लेके आए, हायर करें, टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स को हायर करें। ओके, 100, 150 सीट्स तक इनको महदूद रखें हर साल, जो 250, 300 सीट्स भी हो जाती हैं, 100, 125 सीट्स तक। ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट आपको इसकी बता रहा हूँ। वजह ये तो नहीं कि चूंकि हमारे पॉलिटिशियंस की और ब्यूरोक्रेसी की कभी तारीख में माजी में बनी नहीं है तो वो इस वजह से तो ना नहीं ना है? ना ना, इसकी वजह ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं है खुरम। इसकी वजह ये चीज़ है कि ये लोग होते हैं जनरल कैडर के लोग, इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, ये वही सीखते हैं। अब एक बंदा मार्केट के अंदर एक्सपर्ट है फॉरेन पॉलिसी का, जी जी। आपने वो जो फॉरेन पॉलिसी की जिसके ऊपर सारी रिसर्च है, आपको चाहिए क्या कि आप फॉरेन पॉलिसी के अंदर फॉरेन जो आपका डिपार्टमेंट है, आप उसको लेके आए ना। आपका एक बंदा अकाउंट्स का एक्सपर्ट है, जी जी। आपने एक बंदा जिसने MA अंग्रेजी किया हुआ और वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर CSS करके चला गया है, और एक बंदे ने सारी जिंदगी अकाउंटेंसी की है और 30 साल, तो उसके और उसके कैलिबर में फर्क होगा या नहीं होगा? बिल्कुल तो सही। ये उस तरह के लोगों को जो है वो आगे लेके आने की कोशिश है। और दूसरी चीज इस चीज की भी कोशिश है कि चूंकि पब्लिक के अंदर अब ब्यूरोक्रेसी को लेके जो है वो काफ़ी खदशात पैदा हो चुके हैं, तो वो खदशात और ब्यूरोक्रेसी के असर रसूख और पावर को मिनिमाइज करने का भी एक ये तरीकाकार है कि इनकी पावर को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि वैसे ये सब आपको काफ़ी सारी चीज़ों में हर्डल क्रिएट करते हैं। आलीशान घर, ड्राइवर्स, गाड़ियां, प्रोटोकॉल, तमतराक, वेयर इज द डिलीवरेंस? ये सबको नहीं मिलता। पहले आप ये बताएं कि आपको किसने कह दिया है कि ये सारी सहूलियात जो है वो मिलती हैं? ये सबको नहीं मिलती। ओके, ये किनको तो नहीं मिलती? जी किनको नहीं मिलती? हाँ, अब ये देखें, अब एक असिस्टेंट कमिश्नर है, उसको एक गाड़ी तो मिल जाती है, जी। और बाकी किसी चीज़ की जो है वो आपको लगता है कि सारे प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, तो इतने नहीं होते। ठीक है। नंबर 2, चले पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ले लें, पुलिस सर्विस ले लें, इसके अलावा बाकी आपका कस्टम भी है, ऑडिट एंड अकाउंट जी। है, कॉमर्स एंड ट्रेड है, इनकम टैक्स है। इनके ज़रा जो असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, उनको सिर्फ तनख्वाहें मिलती हैं। ये लेकिन जब ये मोस्ट सीनियर हो जाते हैं, फिर इनको मराहत बेहतर मिलती हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको जो जिस बात पे लाना चाह रहा था वो बड़ी दिलचस्प बात है, आपके लिए भी ये भी एक नई बात होगी कि एक दफ़ा एक सिटिंग में बैठे हुए थे, तो कुछ बाबे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, वो बड़े यूथ को बड़ा जो है ना वो टारगेट कर रहे थे, यूथ को मुसलसल जो है वो बुरा भला कह रहे थे कि यूथ ये है, यूथ वो है, यूथ ऐसे करती है, ये यूथ किसी ने काम किया है। तो आपको पता है मैं थोड़ा सा शरारती बंदा शुरू से रहा हूँ, तो मैंने उनको टोका, मैंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी, अगर पाकिस्तान के ये जो सारे रिटायर्ड बाबे हैं जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे हैं, अगर इन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ किया होता तो आज मुल्क का जी। हाल ये ना होता जो आप यूथ के ऊपर डाल रहे हैं। इस यूथ को तो डायरेक्शन आपने दिया। बिल्कुल सही। अगर ये करप्शन का सोचते हैं तो ये कैसे सोचते हैं? इन्होंने सीखा अगर कहाँ ये से? पावर का सोचते हैं तो जी। ये कैसे सोचते हैं? अगर ये प्रोटोकॉल का सोचते हैं तो ये कैसे सोचते हैं? तो ये तो सारी चीजें आपने दी हैं। दरअसल इस मुल्क को डिलीवर जो नहीं किया वो आप बुजुर्गों ने नहीं किया। अगर आप लोगों ने इनको डिलीवर किया होता तो आज हालातों का क्या डिफरेंट होते, और आप यूथ को जो है वो रिस्पॉन्सिबल करार ना देते। फिर क्या जवाब मिला? तो फिर उसके बाद खामोशी नहीं, आप मतलब जो है वो गलत अच्छे बात बच्चे, कहने आप लगे। अच्छे बच्चे आप नहीं अच्छे हैं। बच्चे नहीं हैं। लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। अच्छा, तो अब सर हमें ये बताइए, कार्ल मार्क्स से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मार्क्स एक जेन्युइन आदमी था सर। कैसे? मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा झूठ अपने साथ बोलता है। अच्छा, हाँ जी, इंसान सबसे ज्यादा चीट अपने आप को करता है। कैसे? इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को फ्रेम में रखता है। ओके, कैसे?
कैसे, ये आपको भी पता है क्योंकि आप और मैं दोनों भी ये काम करते हैं। जी। हम कई दफ़ा चीज़ों को गलती हमेशा दूसरों की होती है, जी, जी, गलती तो हमेशा दूसरों की होती है। तो ये सबसे बड़ा धोखा तो यही है। हाँ, हाँ। मैं हमेशा ठीक हूँ, जी, बिल्कुल, सबसे बड़ा धोखा यही है, बिल्कुल सही। सबसे बड़ा फ़रेब यही है। जी। मैं ये कर लूँगा, सबसे बड़ा झूठ ये है। ये अच्छा। मेरे बस में नहीं है, ये मेरे बस में है जी, जी। और आपके बस में नहीं है, हाँ जी। झूठ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये चीज़ है सर, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें के मतलब जो है वो फ़रेब, झूठ अपने साथ कर रहे होते हैं। ये हमारी जो हमारा एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे होते हैं, ये एनवायरनमेंट इस तरह का होता है, हमारी एसोसिएशन इस तरह की होती जी। है। हमें चाहे जो है वो छोटे-छोटे झूठ हमको झूठ ही नहीं लगते, जी। छोटा-छोटा चीट हमको चीट ही नहीं लगता, छोटी-छोटी गलती हमको गलती ही नहीं लगती। और वो हम अपने ऊपर भी जब आप आज का काम कल पे छोड़ते हैं, तो आप अपने आप के साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जो काम आप अभी कर सकते हैं, आपने कहा नहीं कल कर लूँगा यार, हुँ। इसका मतलब है कि यू आर चीटिंग योरसेल्फ। लेकिन ये सारी बातें आपकी कार्ल मार्क्स से मोहब्बत कैसे मैं साबित आप हुई? आगे लेके चलता हूँ। जी। मैंने आपसे कहा कि कार्ल मार्क्स एक जेन्युइन आदमी है। जी, बिल्कुल। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अंदर चीट, फ्रॉड, फ़रेब नहीं था। उस बंदे ने जितना काम किया, दास कैपिटल मैंने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पढ़ी। सही। मुझे उसकी बहुत सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे हैं। ठीक। मुझे उसके मुआशी निज़ाम जिसकी वो बात करता है, सरमायादाराना निज़ाम की या सोशलिज़्म की या कम्युनिज़्म की। मार्क्स ने अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना सब कुछ दुनिया को डिलीवर करने पे कुर्बान कर दिया। मार्क्स आज भी जिंदा है और तो फिर जेन्युइन आदमी कैसे हुआ? जेन्युइन आदमी कैसे कैसे हुआ? हुआ? मार्क्स ने जो चीजें सोसाइटी को दी हैं, नहीं, नहीं, वो जो अपने बच्चे, अपना खानदान, अपना सेक्रीफाइस सर, उसने सेक्रीफाइस कर दिया ना। उसने कहा कि मेरी एक लाइफ है, मेरी ये लाइफ जो है इसका फायदा दुनिया को होना चाहिए। बच्चे पालती सारी अवाम बच्चे पालती है सर। बिल्कुल। सारी अवाम बच्चे पालती है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि अगले 100 साल, अगले 500 साल का सोचते हैं। मार्क्स तो अगले 1000 साल का सोचता था हुँ। कि अगले 1000 साल के बाद रोटी गरीब के बच्चे के पास भी होनी चाहिए। तो हुई तो नहीं सर। नहीं हुई ना। सिस्टम, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। मार्क्स ये कहता है कि ये बड़ी एक मशहूर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपने ये सुना होगा कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। देयर ये इज़ अ गॉड क्राइम। जी, जी, फादर जी, का एक बिल्कुल। डायलॉग है। जी, जी। अब सिंपल सी बात है कि मार्क्स ये कहता है कि आपको बड़ी बड़ी इमारतें नजर नहीं आती, हुँ। इन इमारतों के अंदर जो खून है ना, जो जी। ये लगा हुआ सीमेंट, ये इस अवाम का खून है। कोई भी आदमी तब तक अमीर नहीं हो सकता जब तक वो किसी का हक ना मारे। अच्छा, दूसरी तरफ जब भी कभी आपसे बात हो तो आप अमीर होने की बड़ी वकालत भी करते हैं हाँ जी, कि आप कहते हैं कि गरीब होना इज़ अ क्राइम। मैं यस, तुम्हारी ये यस, जुर्रत यस, कि यस, तुम यस, गरीब हो? अब अमीर होना, ये भी एक देखिए ना, मैंने आपको ये कितनी दफा कहा है कि यू वुड बी अ कैपिटलिस्ट, यू वुड यस। बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट। अमीर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। देखिए अगर आपकी इंडस्ट्री भी है ना, तो इंडस्ट्री के अंदर अगर आपकी इंडस्ट्री में 10,000 लोग काम करते हैं तो 10,000 लोगों का चूल्हा आपसे मुंसलिक है। लेकिन उन 10,000 का चूल्हा आपसे मुंसलिक है, वो 10,000 आप लोग आपको बेताशा मुनाफा ला के देते हैं, ठीक है। तब उनका चूल्हा चलता है। ये थोड़ी सी चीज़ें रेसिप्रोकल हैं। कुछ चीज़ें जो हम डिस्कशन में ला रहे होते हैं, उसमें हम एब्सोल्यूट बात कोई भी नहीं होती। मैंने कभी भी एब्सोल्यूट में ये नहीं कहा कि ये जो है वो आपको इतना अमीर होना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहता लेकिन होता हूँ, आप ये तो कहते मैं हैं ये कहता हाँ, होता हूँ कि तालीम हासिल करने के बाद अगर उस तालीम को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके आप अच्छे पैसे जनरेट नहीं करते, तो वो तालीम यूज़लेस है। मतलब मुझे याद है डॉक्टर साहब, एक दफ़ा ऐसे ही दोस्तों की महफ़िल में एक दोस्त ने आपसे कह दिया कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो आपने फ़ौरन कहा और तुम गरीब हो इसलिए बोर हो अब रहे मैंने हो। कहा है, मैं तो अक्सर ये बोलता होता हूँ, मेरा तो ये जुमला है, मेरा ये तकिया कलाम है हाँ, कि ज़िंदगी में बोरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई, आप गरीब हैं। हैं? इफ यू आर नॉट रिच, इफ यू आर रिच, जी, तो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बिल्कुल सही। ठीक है, हैंग आउट पे चले जाएं, जी, कॉफी बिल्कुल। पीने चले जाएं, यहाँ से इस्लामाबाद खाना खाने चले जाएं, दिल कर रहा है दुबई फ्लाई करके चले जाएं, यू आर रिच, हाँ जी। बोर नहीं होंगे आप। एंड यानी इफ आप यू आर बोर पुअर, इसलिए हैं कि आप गरीब हैं। आप गरीब हैं, आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप नौकरी करते हैं, नौकरी करके आते हैं, रोजाना एक ही रूटीन में लाइफ जिए जा रहे हैं, तो आप बोर होंगे हाँ, ना। पैब्लो नरेडा ने भी So कहा था that's ना, it. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, कि जब आप एक ही तरह के काम करते हैं, यू स्टार्ट डाइंग यस, स्लोली। आप तो स्लो पॉइजन अच्छा, बेसिकली एक तरफ आप ये कह रहे हैं, जी जी। दूसरी तरफ आप बड़ी इमारतें और उनमें सीमट में से बहता हुआ यूं करके खून और वो फलाना फलाना, ये अब ये क्या है? नहीं नहीं, आप उसको मैंने कहा कि मैंने जो भी बात की है, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज रिलेटिव। सर। हर चीज रिलेटिव है। ये मैं कहता होता हूँ, हर किसी को मैं कहता होता हूँ कि अर्न एज मच एज यू कैन ओके। थ्रू लीगल मीन्स। ओके। ठीक हो गया। जब आप अच्छा, वैसे बाय द वे,
थ्रू लीगल मीन्स, सही तरीकेकार से इंसान उसमें भी कहीं ना कहीं किसी का हाथ मारा जाता है। इंसान मैक्सिमम कितना कमा सकता है? इंसान चले मैं मैक्सिमम, पाकिस्तान में हूँ, हाँ मैं थ्रू लीगल मीन्स जिसका आप फरमा रहे हैं, हाँ, मैं मैक्सिमम क्या कमा सकता आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जी आपकी ये पॉडकास्ट वायरल होती है, जी आपकी 10 पॉडकास्ट वायरल होती है, जी आपकी 100 पॉडकास्ट वायरल होती है, आप मिलियनर हो जाएंगे। बिल्कुल। आप मिलियनर, ये आपने किसी इतला को, दे रहे हैं कि दुआ आपने दे रहे नासिर हैं? खान को, ये इतला दे रहे हैं कि आपने दुआ दे नासिर रहे खान, दुआ दे रहा हूँ, हैं? नासिर खान को, किसी एबीसी को कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं आपने डिस्कशन की, आपने अच्छा कंटेंट जी एस्टैब्लिश किया, आपने लोगों को एजुकेट किया, अवेयरनेस क्रिएट जी की, बिल्कुल। एंड यू आर बीइंग रिच। ओके ठीक हो गया ना। अच्छा, आप एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, छोटा सा यूनिट लगाते हैं, 5 लाख की एक फैक्ट्री, आपने छोटा सा बर्फ का कारखाना लगाया, मेहनत करनी शुरू की, लोगों को हायर किया। असल में तो आप लोग काम करते हैं, उन वो जो इनकम जनरेट करते हैं उसका शेयर आप ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। मार्क्स तो इस चीज को भी गलत कहता है, अच्छा मार्क्स इस चीज को गलत कहता है, मार्क्स कहता है शेयर दें उनको, इनकम तनख्वाह देने की बजाय। इसलिए तो मार्क्स कैपिटलिज्म के खिलाफ है। तो ठीक है बड़ी सीधी सी बात है कि आप वो उनका हक भी, यानी आपने एक बंदा रखा जो आपको 100 रुपए का बिजनेस देता है, आप उसको 10 रुपए देते हैं, 90 रुपए आप खुद रखते हैं। जी जी तो बिल्कुल। ये इसका मतलब है कि आपने उसकी एक्सप्लॉयटेशन की, तो आपने वो रखा। लेकिन आप दूसरी तरफ, मैं ये भी कहता होता हूँ कि उस फैक्ट्री से वो 10 रुपए कमा के लेके जा रहा है, तो कम से कम उसका चूल्हा तो चल रहा है ना, वो तो चलाएं। बिल्कुल सर। मुआशरे के अंदर रहना भी यानी जरूरी है। आप आप कितने एंटी सोशल हो सकते हैं? डॉक्टर साहब, आपके बिलव्ड कार्ल मार्क्स साहब फरमाते हैं कि इंसान को ख्वाब भी उसकी जेब के मुताबिक आते हैं, तो फिर ये हाई एम्स, हाई अचीवमेंट्स, ये फिर क्या करें इसका? देखें, कार्ल मार्क्स नो डाउट एक बहुत बड़े आदमी थे, और उनकी फ़िलॉसफ़ी से, मतलब मेरे जैसा एक छोटा सा फ़िलासफ़र तो बिल्कुल भी जो है ना वो इनकार नहीं कर सकता। मैं तो शायद उनकी किसी चीज़ को उस तरह से क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकता। ये बड़े-बड़े नाम हैं, सर मार्क्स हो गया, लेनिन हो गया, मैक्स वेबर हो गया, ये सर बहुत बड़े फ़िलासफ़र्स गुज़रे हैं। जहाँ तक बात है, आपने ये सुना होगा कि खलील जिब्रान से मुंसलिक एक कोटेशन बड़ी मशहूर है, जो कि गलत कोटेशन है, गलत बताई गई है, और लोगों को गलत, मतलब लोगों को गुमराह किया जाता यानी है। आप कह रहे हैं कि ये खलील जिब्रान की कोटेशन नहीं है? सुनिएगा ना, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जी जी वो खलील जिब्रान की कोटेशन ये है जी कि मैंने ये देखा कि जब मखमल के बिस्तर पे सोने वाला और बोरी के बिस्तर पे सोने वाला, दोनों के ख्वाब एक जैसे होते हैं। ये एक बड़ी मशहूर कोटेशन है जी जो जी जी आपको जी जी सोशल जी मीडिया पे मिलती है। जी ये जी। एक बहुत बड़ा बकवास है, ये एक बहुत बड़ा बकवास है। यानी इसमें कोई आप कहना चाह रहे हैं कि ख्वाब एक जैसे नहीं ख्वाब होते? एक जैसे नहीं होते सर। अच्छा ख्वाब एक जैसे भला कैसे नहीं होते? अगर तो आप, इफ़ यू बिलॉन्ग टू अ लोअर क्लास फैमिली, सर। तो आपके ख्वाब क्या होंगे कि आपकी क्लास थोड़ी-सी बेहतर हो जाए, आपकी मुलाज़मत बेहतर हो जाए, आपकी इनकम थोड़ी-सी बेहतर हो जाए, आपके घर के अंदर कुछ थोड़ी-सी आसाइशें पैदा हो जाएँ। यही आपके ख्वाब होंगे। अगर आप हमारे तो साइकिल वाले हैं तो आप बाइक पे आ जाएँ, बाइक ह- वाले हैं तो आप गाड़ी पे हमारे आ तो जाएँ। गाने हैं ना, मेरे सैयां कोतवाल, हाँ। यानी कि वो कोतवाल साहब भी उसके नजदीक एक बहुत बड़ी पोजीशन है यस, हमारे शायर के लेकिन ये नजदीक। इट अगेन वेरी फ्रॉम जी केस टू केस ना। जी जी लेकिन ख्वाब जो होते हैं ना सर, वो उसमें जो आपकी कंपनी होती है ना, उसका बड़ा अहम किरदार होता है। पीयर ग्रुप का। आपका पीयर ग्रुप, जी आपकी एसोसिएशन। मुझे पीयर ऐसा मिला कि जो सोचते ही बड़ा थे। मतलब मैं, जब मैंने आपको कॉलेज का हवाला दिया, सर वो खलील जबरान वाली बात वो बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि आप इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं, नहीं है ना, मखमल पे सोने वाला बंदा, और टाट पे सोने वाला इसके ख्वाब कैसे एक जैसे हो सकते हैं? मखमल पे सोने वाला बंदा जो है, ये सुने, ख्वाब। सर माय डियर सर, इसको समझने से पहले ये समझा दीजिए ख्वाब आता कहाँ से? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। ख्वाब जो है ना, इसके बारे में मैं आपको चंद हकाइक बताता हूँ। सर ख्वाब एक फिलोसॉफिकल फिनोमेना है। इसको लोग ऐसे ख्वाब ले लेते हैं। जी जी आपका जो ब्रेन होता है ना, वो 3 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका अनकॉन्शियस, जी सर, एक होता है आपका सबकॉन्शियस, एक होता है आपका कॉन्शियस। कॉन्शियस वो होता है जो जिस वक़्त आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस है। सबकॉन्शियस वो है जो चीज़ें आपको पता हैं, आपके कहीं न कहीं पड़ी हुई हैं, और अनकॉन्शियस के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो आपने कभी कोई एक दफ़ा इमेजिन की होती हैं, और वहाँ वो आपके अंदर अनकॉन्शियस के अंदर पड़ी होती हैं। ख्वाब जो है ना, वो आपके अनकॉन्शियस को जाके हिट करता है, जो कहीं न कहीं एक इमेजिनेशन आपके अंदर पड़ी थी। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ख्वाब के बारे में। अगर आप, कुछ लोग आपने देखा होगा, सोते हैं तो उनकी आँखें खुली होती हैं। जी जी खुली आँखें वाले बंदे जो होते हैं ना, सोते हैं जो आँखें खोल के, उनको कभी ख्वाब नहीं आते। और एक और मज़े की बात बताऊँ ख्वाब के हवाले से, सर जो लोग खर्राटे मारते हैं ना, सर
खर्राटों के दौरान भी जो है वो ख्वाब नहीं आते होते, ये आप याद रखिएगा। अच्छा। बिल्कुल भी ख्वाब नहीं आते होते खर्राटों के दरमियान। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज़ आपने कहा जी कि ये आते कहाँ से हैं? ये आपकी चूँकि अनकॉन्शियस के अंदर इमेजिनेशंस होती हैं, वहाँ से आते हैं। लेकिन वो इमेजिनेशंस कहाँ से आती हैं? वो इमेजिनेशंस आती हैं आपके एनवायरनमेंट से, हुँ। आपकी एसोसिएशन से, आपके पीयर्स से। आपको जब इस तरह की एसोसिएशंस मिलती हैं जो बड़ी बातें करें, बड़े गोल्स अपनी ज़िंदगी के अंदर सेट करने की कोशिश करें, बड़े गोल्स को डिस्कशन में लेके, अगर आपकी एसोसिएशन ऐसी है ना कि जो हर बंदा नौकरी की तलाश में लगा हुआ है, तो यकीन करें आपने भी नौकरी की तलाश करनी है। ओके। अगर आपकी एसोसिएशन ऐसी है कि द पीपल वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, सर। यू विल आल्सो स्टार्ट टू थिंक अबाउट द हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप। हुँ, हुँ। तो जिस तरह की आपकी एसोसिएशन होगी, उसी तरह के आपके ख्वाब आएँगे। खुली आँखों के साथ सोने वाले को ख्वाब नहीं आता? नहीं आता। खर्राटे। खर्राटे मारने वाले को ख्वाब नहीं आता, जब वो खर्राटे मार रहा होता है, अच्छा, उसको ख्वाब नहीं नहीं आएगा। आया। ये ख्वाब की फिलॉसफी है। और किसे ख्वाब की ये 2 कैटेगरीज़ तो मेन हो गई ना कि जिनको ख्वाब नहीं आते। अच्छा तीसरी, सर, मुझे ये फरमाइएगा, जी तीसरी कैटेगरी आप बता दें उसके अंदर जो है ना वो ये चीज़ होती है कि आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते भी हैं सोते हुए। फिर। जी, जी, जो बड़बड़ाते हैं। बड़बड़ाते हैं। वो बड़बड़ाने वालों को भी मतलब जो है वो कोई रेयर केस हो जिसके के को मतलब ख्वाब आए, अदरवाइज़ नहीं। जो नॉर्मल स्लीप लेते हैं ना, वो उनको ख्वाब आते हैं। इमेजिन, और ख्वाब का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोच रहे हैं जी कि कल क्या हुआ था, ये 4 दिन पहले क्या हुआ था, या आगे क्या होगा, आपको ख्वाब आ रहा है। ख्वाब कैटेगरीज़ होती हैं ख्वाब की। एक ख्वाब वो होता है जो आप होते हैं, वही आप देख रहे होते हैं। हुँ। दूसरा ख्वाब होता है आपके गोल्स, व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ। ये भी आपको इशारा मिल रहा होता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, यू शुड डू इट, यू मस्ट डू इट। हुँ। ये भी ख्वाब होता है, जिसको आप ख्वाब कहते हो, ये मेरा ख्वाब है। हाँ जी। तो वो ख्वाब की एक कैटेगरी वो होगी, और एक वो है जो आप डेली रूटीन में करते हैं या आप कुछ सोचते हैं, वो आपको ख्याल की ज़रूरत। एक चीज़ आपको और इंटरेस्टिंग बताऊँ, यहाँ पे एक सवाल पूछ लूँ सर फिर जी, जी उसके सर, बाद? ज़रूर। ये नबीना लोगों को ख्वाब आते हैं? नाबीना लोगों को ख्वाब आते हैं। हालाँकि उनकी तो वो इमेजिनेशन भी देखिए नहीं, उनकी, उन्होंने तो देखा भी कुछ नहीं। बिल्कुल ये चीज़, उनको ख्वाब कैसे आते हैं नाबीना लोगों को? देखिए अल्लाह ताला ने जब किसी से कोई महरूमी रखी होती है ना, जो बायोलॉजिकल महरूमी है, जी, जी। उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स्ट्रा भी होती हैं, ये याद रखिएगा। जी, बिल्कुल। हर जो बायोलॉजिकल डिसेबल बंदा होता है, हैंडीकैप होता है बायोलॉजिकली, जी, जी। उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं ना, वो दूसरों से ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसलिए उनका ख्वाब देखना, और आप देखिएगा नाबीना, कई बड़े-बड़े लोग भी नाबीना जो है वो जी, जी। जी, 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 जी। रहे हैं, और बड़े ही उनकी ज़िंदगी के अंदर और बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन, उनका इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी। इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी बिल्कुल। रहा है। एनीवेज़, तो ख्वाब जो है ना, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। नॉर्मली बेसिकली तो मैं उनको 3 कहता हूँ, लेकिन कैटेगोरिकली मैं आपको 2 का स्पेसिफाई करता हूँ कि एक वो लोग होते हैं जो कि ज़िंदगी ख्वाबों में गुज़ारते हैं। सर। वो भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, जो हर वक़्त ख्वाब देखते हैं। दूसरे लोग हाइली प्रैक्टिकल लोग भी कोई कामयाब ज़िंदगी नहीं गुज़ारते। रियली सर? जी सर। कामयाब ज़िंदगी कौन गुज़ारता है? जो ख़याली दुनिया में भी रहता हो, और प्रैक्टिकैलिटी की जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे मुकम्मल प्रैक्टिकल हो जाता हो, तो वो बंदा जो है वो सक्सेसफुल ज़िंदगी गुज़ारता है। हुँ। अगर आपने एक साइड पे, आप एक्सट्रीमिस्ट है ना किसी भी साइड पे, यानी कि आप हाइली वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल है, फिर भी आपकी सोशल लाइफ़ बड़ी डिस्टर्ब है। उसमें सबसे हुँ। बड़ी एग्ज़ाम्पल डॉक्टर्स की है। सर। ये जो आपके मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, इनका, ये बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट आपके साथ जी, शेयर जी। कर रहा हूँ, आप इनको ज़रा स्टडी करें, इनके ऊपर रिसर्च करें। ये अच्छा, डिप्रेशन के वैसे बाय मरीज़ द होते वे हैं, ये डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं। मैं समझा कि आप तो क्रिमिनल साइकोलॉजी के ऊपर आपका तो चूँकि बड़ा काम है माशाल्लाह, और आपके आर्टिकल्स भी हम पढ़ते रहते हैं, और क्रिमिनल साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट भी है, तो ये डॉक्टर्स की साइकोलॉजी में भी अच्छा, अ, क्रिमिनल वो साइकोलॉजी पे अभी रिसेंटली मेरी एक किताब सर जो है, डॉक्टर्स पे आ जाएँ हाँ, फिर। मैं उसी पे आता हूँ। क्रिमिनल साइकोलॉजी पे मैंने एक किताब जो है वो लिखी है, वो अभी समझ लें कि वो अपने आखिरी मराइल में है। अच्छा। अच्छा, उस क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर मैंने टारगेट किया है व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स को। अब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के अंदर डॉक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो, वो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर और प्रोफ़ेसर्स, ये 2 लोग जो होते हैं ना, इनके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। ये मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, ये किताब अपनी मैंने किताब के अंदर भी मेंशन किया। किताब मैं का नाम उसकी क्या है सर? क्रिमिनल साइकोलॉजी, किताब का नाम ही क्रिमिनल क्रिमिनल साइको। व्हाइट कॉलर और ये क्रिमिनल कब तक साइकोलॉजी। हमें पढ़ने को ये मिलेगी? इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर तक। वो पब्लिश हो रही है। अच्छा, उसमें ये चीज़ है कि सर जब आप ये देखते हैं ना कि आपने, आप प्रोफ़ेसर की बात कर लें, जो एक कॉलेज का प्रोफ़ेसर है, सर। कॉलेज के अंदर जो प्रोफ़ेसर होते हैं, और डॉक्टर्स, ये 2 वो वाहिद तबका है जिनको कभी भी काम करने के लिए दफ़्तर मुयस्सर नहीं होता।
They don't have their private place to sit and even to discuss the things with his colleagues, और यानी कि आप प्राइवेट बात कर सकें या आप अपने पेशेंट को भी प्राइवेटली प्रॉपर देख सकें। गवर्नमेंट सेक्टर पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पे जो जी कॉलेजेस होते हैं और प्राइवेट सेक्टर पे भी, वहाँ पे इन लोग, तो ये लोग जिन लोगों के पास दफातर की सहूलत मौजूद नहीं होती ना, पर्सनल दफ्तर बैठने की, उन लोगों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस तरह के आप डॉक्टर्स आपके साथ ट्रीट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, जी 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 इसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर भी होते हैं। अच्छा, कैटेगोरिकली डॉक्टर्स की साइकोलॉजी होती है कि डॉक्टर होता है एक मैकेनिकल आदमी। डॉक्टर बहुत नोबेल प्रोफेशन है, बड़ा सर ज़बरदस्त प्रोफेशन है, लेकिन डॉक्टर्स जो है मैकेनिकल लाइफ गुजारते हैं। बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट मेरी इस पे रिसर्च है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा ये लोग चूंकि मैकेनिकल लाइफ ज़्यादा गुजारते हैं, प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इनकी सोशल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है। सही ये इनके को अच्छे दो, आपको पता है कि 2 से 3 अच्छे दोस्तों का होना बड़ा ज़रूरी है, जिनके साथ आपका बच्चा जो है, आपके अंदर का बच्चा जो है वो ज़िंदा रखते हैं, आपको हँसाते हैं, आप हँसते हैं, आप हैंग आउट करते हैं। आप इस चीज़ के ऊपर भी रिसर्च कर लें कि कितने कैटेगोरिकली डॉक्टर्स हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। वो इतने प्रोफेशनल होते हैं कि उनको एडिक्शन हो जाती है टू जनरेट मनी, ठीक और है वो एक रोबोट होते हैं। और अब अलमिया ये होता है कि वो सर्व करते हैं तो उनको पैसे आते हैं, जी बिल्कुल घर बैठ जाएं तो नहीं आते, लिहाजा वो उनको एडिक्शन हो जाती है पैसे की। तो इस लिहाज से वो इस तरह के लोग जो कि जिनकी सोशलाइजेशन ही एक मैकेनिकल लाइफ की सूरत में हुई होती है, वो सोशल लाइफ के अंदर मिसफिट होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर्स भी और मिसफिट होते हैं। हाईली प्रैक्टिकल लोगों की ये कैटेगरी हाईली में प्रैक्टिकल लोग यही डॉक्टर्स हैं, और इसलिए डिप्रेशन में भी ये हो इसीलिए इनको डिप्रेशन ज्यादा फेस करना पड़ता है। जो आप जितने जितने ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ना, सर वो कहते हैं जी मेच्योरिटी आनी चाहिए। मैं हाँ कहता हूँ कि मेच्योरिटी सिर्फ वहां होनी चाहिए जहां मेच्योरिटी की जरूरत है। हर जगह पे आपको मेच्योरिटी की जरूरत नहीं होती। इफ यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स यू डोंट नीड टू बी अ मेच्योर पर्सन। सर If you are sitting with your children, you don't need to be a mature person. If you are sitting with your peers, you don't need to be a mature person. Maturity कहाँ पे चाहिए है? वहां पे सिर्फ होनी चाहिए। हर जगह पे आप मतलब एक मुंह बना के बैठे हुए हैं कि जी मैं पक्का ये सा मैं वो, तो हाँ आप जो है वो तो फिर बेसिकली वो मेच्योरिटी नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। ड्रीमर भी कामयाब नहीं होता, हाईली प्रैक्टिकल भी कामयाब नहीं। यस, इसके बीच में कामयाब कौन होता है? कहा ख्वाब भी देखें, और एक दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं अगर आप अपने ख्वाब को फुलफिल करना चाहते हैं। पेस एंड डायरेक्शन। If you are on the right route with the right pace, सर you will achieve whatever you want to achieve. ओके If your direction is not on the right route, but your pace is very fast, again you will be failed. ओके If your direction is on the right route, but your pace is slow, ultimately you will achieve your goal. ओके लेकिन ये सही वक्त पर सही डायरेक्शन ये कहाँ से मिले? यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये तो चीजें आपने बता- आइडियली बता दिया हमें कि डायरेक्शन ठीक होगी, पेस स्लो भी होगी तो कामयाब हो जाओगे। लेकिन ये सही डायरेक्शन, हमारी यूथ का मसला ये है ना कि हमें तो जिंदगी के एक बड़े हिस्से तक सही डायरेक्शन ही नहीं मिल पाती। उसकी मैं आपको एक बहुत बड़ी रीजन बताता हूँ। सवाल नंबर 1 ज़िमनन इसके साथ जोड़ के फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसको जरा वजाहत कर दें। सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, और अगर सही डायरेक्शन लेना हो तो उसका तरीका क्या है? अच्छा, इसमें मैं आपको सिर्फ दो चीजें बताता हूँ। हमारे एकेडेमिया का एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे कॉलेजेस, इवन मैं कहता हूँ स्कूल लेवल पे भी, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो करियर काउंसलिंग है। सर आपने अपनी यूथ के लिए आपके मुल्क के अंदर कितने करियर काउंसलिंग सेंटर मौजूद हैं? आप डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को देखते हैं आके आपको सक्सेस स्टोरी सुना रहे होते हैं, फेक बातें कर रहे होते हैं, दुनिया बातों में आपको उलझाया हुआ होता है, और आपको ख्वाब दिखा रहे सर होते हैं, यकीन कीजिए बातें भी कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट बातें। होता ये चीज़ है सर कि अब होना ये चाहिए कि स्कूल लेवल से ही करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, कॉलेज में भी करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी करियर काउंसलिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। आप यूथ के एप्टीट्यूड को आप सबसे पहले ऑब्जर्व करें। इफ समबडी वांट टू बी अ लॉयर एंड हिज पेरेंट्स वांट टू मेक हिम इंजीनियर, सो दिस इज रियली अनफेयर, दिस इज रियली अनफेयर। अच्छा, फिर कैटेगोरिकली अब आप उसको कर कैसे सकते हैं जी कि वो आप उनको डायरेक्शन आएगी कहाँ से? डायरेक्शन आने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी के अंदर 60% पेरेंट्स आर स्टिल अनएजुकेटेड। बिल्कुल। और लोग रोजी रोटी के चक्कर में लगे होते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों की इस चीज़ की तरफ जो है वो कंसंट्रेट कर सके, नंबर 1। नंबर 2, जिस इदारे के अंदर वो पढ़ते हैं, काम करते हैं,
यानी कि पढ़ने जाते हैं, जी जी उस इदारे का ये काम है कि वो उनकी गोल जिंदगी में सबसे पहले, खुरम, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो पहले ये तय कर लें कि आपने अचीव क्या करना है। लेकिन वैसे आपको भी ये, मुझे यकीन है कि इसका सामना करना पड़ा होगा कई दफ़ा कि अगर आप बहुत अच्छी क्लास से और बड़े, आप कह लीजिए कि ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों से भी एकदम पूछ लेना व्हाट इज, किसी एक को खड़ा करके व्हाट इज़ योर गोल, सर वो फ्लैट हो जाता है, उसको इस उम्र तक नहीं पता होता कि वो उसका गोल क्या है। क्योंकि हमारा एकेडेमिया, हमारा करिकुलम, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ये 50 साल पीछे है। हम्म हो सकता है कि अगले 10 साल के अंदर आपको स्कूल्स के अंदर भी करियर काउंसलिंग सेंटर मिलें जो बच्चों की जो ब्रेन डेवलपमेंट और उनको नॉलेज ओरिएंटेड बनाना जो है ना, उसमें अपना रोल प्ले मुझे करें। लगता है कि आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि ऐसा हो, ये कभी भी तालीम और इल्म ये तो हमारी कभी प्रायोरिटीज भी नहीं रही है। अच्छा, मैं इसमें भी बड़ी दिलचस्प बात है। तालीम और हायर एजुकेशन, आप भी हायर एजुकेशन के तालिब सर इल्म हैं, सर तो आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि हायर एजुकेशन कौन हासिल करना चाहता होता है। जो एजुकेशन होती है ना जेन्युइनली खुरम, वो होती है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन तक। ठीक, आपने एमए, एमएससी कर ली, और टर्मिनल डिग्री ली ये और आपकी टर्मिनल डिग्री है। इसके बाद आपका करियर स्टार्ट होता है। सर इसके बाद अगर आप ये कहें कि मेरे माँ-बाप मेरे अगली डिग्री का भी खर्चा उठाएँ, मैं पढ़ूँगा, मैं उसके बाद पीएचडी करूँगा, मेरे वालिदैन मेरा ये भी खर्चा उठाएँ, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। सही, पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़, टर्मिनल डिग्री आपने हासिल कर ली, अब आप जो है वो अपना एक गोल सेट करें कि आपने ये काम करना है। आपने एम्प्लॉयमेंट करनी है, आपने बिज़नेस करना है। अब आपका दिल करता है कि यार ना मैं अपनी, अब आपने जो आप अपने लिए रिसोर्सेज को खुद जनरेट कर सकते हैं। जब आप अपने लिए खुद जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद आप एमफिल करें, पीएचडी करें, डबल पीएचडी करें, पोस्ट पोस्ट डॉक डॉक करें, करें। व्हाटएवर यू वांट। मैं कहता हूं कि हायर एजुकेशन इज जस्ट अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, नॉट मोर देन दैट। ओके, अगर लोग इसके अंदर ये सोच के कि मेरा इसके अंदर करियर बाद में बनेगा, तो जिसका 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन तक उस तरह का करियर एस्टैब्लिश नहीं हो सका, वो तो बाद वो में फिर पीएचडी पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मेरा इस तरह का करियर जो है वो एस्टैब्लिश होगा। बीइंग लिटरेरी पर्सन, और मैं एकेडेमिया के साथ मुंसलिक होने के हवाले से आपके साथ ज़ाती तजुर्बात जो जी है बिल्कुल। वो शेयर कर रहा हूँ। सर वापस आ जाते हैं। जी, डायरेक्शन ज़िंदगी में आपने कहा कि स्कूल लेवल से, और आपने कहा कि हमारे 60% पेरेंट्स आज भी हाँ अनएजुकेटेड जी, हैं और बाकी ईमानदार रोटी रोज़ी की दौड़ में लगे हुए हैं, तो वो बच्चों के लिए तो टाइम ही नहीं है। ये जी, तो जी। हमारी जनरेशन का फिर क्या, इनको डायरेक्शन अभी तक तो मिल नहीं सकी। मुस्तकबिल क्या देखती हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुझसे अक्सर मैंने, आपको याद होगा कई दफ़ा ये मैंने बात की है सर, कि टेलीविज़न जो होता है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है। जी। टेलीविज़न बनाया ही मिडल क्लास तबके के लिए गया है। अच्छा, टेलीविज़न मिडल क्लास तबके के लिए बनाया गया है। टेलीविज़न का ड्रामा, फ़िल्म मिडल क्लास तबका देखता है, क्योंकि उसके पास लेयर टाइम के लिए, अच्छा वक़्त गुज़ारने के लिए ना अच्छे दोस्त होते हैं और ना किताबें होती हैं। हुँ। ना आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए आपके पास कोई उस तरह के लोग मौजूद होते हैं। आप 9 टू 5 काम करने वाले होते हैं, घर आते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, ड्रामा देखते हैं, फ़िल्म देखते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही रूटीन जो है और फिर एक दिन वापस मर जाते हैं और ऐलान होता है कि मरहूम का जनाज़ा 29 बी यस, फलाँ कॉलोनी से उठाया जाएगा। उठाया जाएगा। उसमें आपने कहा कि डायरेक्शन, सर, आप देखें इस वक़्त पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो है वो बड़ा अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आपके इस मतलब पॉडकास्ट के तवज्जुद से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सुनें जो जेन्युइन बात करते हों, जो आपको झूठे ख्वाब ना दिखाते हों, जो आपको प्रैक्टिकैलिटी सिखाते हों कि कितनी प्रैक्टिकैलिटी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए और आप अपना गोल कैसे सेट कर सकते हैं। आप ऐसे लोगों को, लेकिन सर प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, जी, ये तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो, हुँ, लेकिन हम तो बैठ के देखते हैं कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और लक 28 कुड़ी दा, हुँ। 37 वेट कुड़ी दा, हमें तो वो इंस्पायर करता है, और आप इंटेलेक्ट की बातें और फलां की बातें, तो ये तो। ये जो जिसकी आप बात करें ना, ये फिनोमेना इतना कॉमन हो चुका हुआ है। मैं अच्छा, आपको, व्यूअर्स देख लीजिए ना, व्यूअर्स उसी आप के होते हैं, लाइक्स देख लीजिए उसी ना, के होते हैं। कि लाइक्स तो हैं ही उधर। सर, मुआशरा इतना सतही है ना कि जितना सतही कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाएँगे, वो कंटेंट उतना फेमस होगा। यस, लोग सतही हैं। जैसे मैंने कहा कि 99.50% लोग फॉलोअर्स होते हैं। दे अच्छा, डोंट यूज्ड टू थिंक बाय देयर ओन। वो खुद से जो है वो कुछ नहीं सोचते होते। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया। डेफिनेटली आज हमारे व्यूअर्स को
बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपसे हमेशा मुलाकात और गुफ्तगू तिश्ना ही रहती है। इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड में आपसे यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज CSS के बच्चों ने सीखा होगा, आज बहुत सारे मौज़ूआत पे बात हुई, आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया खलम। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने